हेलो बच्चों। तो बच्चों आज है 21 जून 2026 और आपका रीनीट का एग्ज़ाम हो गया है और उम्मीद है कि आपका रीनीट का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर हुआ होगा। जो पढ़ा हुआ होगा उसी में से आया है पेपर। तो आपको चीज़ें अगर आपने तैयारी करी हैं तो सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। इस उम्मीद के साथ ही हम पेपर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यहाँ पर पेपर में देखिए हम जो है आपके क्वेश्चन नंबर जो आपको लिखे दिखाई देंगे वो कोड नंबर 80 के होंगे, ठीक है ना। हर कोड में ये क्वेश्चन अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोड दूसरा है तो आप दूसरे कोड के जिस भी नंबर पे वो क्वेश्चन हो वहाँ से टैली कर सकते हो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 का कोड, पेपर कोड नंबर 80 के हिसाब से बात, ठीक है। तो चलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 91 की। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ए ह्यूमन में वर्टिब्री पूछ रहा है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बायो में जो भी क्वेश्चन आए सारे एनसीईआरटी से आए हैं, बहुत ही सिंपल आए हैं। कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्होंने डाले नहीं हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कंट्राडिक्टरी हैं जिनके आंसर, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्टिब्री के नंबर, तो सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होते हैं भाई? सर्वाइकल वर्टिब्री बोलो 7 होते हैं। थोड़े से कितने होते हैं? 12 होते हैं। लंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। सैक्रल कितना होता है? 1 होता है। कॉक्सिक्स कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री की अगर बात करें हम तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? 26। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। तो प्यारे बच्चों, इस रीनीट के पेपर सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 92 की बारी है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? यह है एंडोक्राइन सिस्टम से बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। तो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन? नो, क्योंकि अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास तो रिलीज करती है ग्लूकागॉन। फिर दूसरा, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस? यस, बिल्कुल सही बात है कि जो ग्लूकागॉन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन? बिल्कुल सही बात है, जो बीटा सेल्स होती हैं वही तो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियास में। अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन? ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसने इनकरेक्ट पूछा है। तो बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो जियोलॉजी इस बार आई भी बहुत इजी है, तो उसी इजी क्वेश्चन की सीरीज में आंसर नंबर फर्स्ट लग जाएगा। चलें, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है? द क्लास नेम रेप्टिलिया रिफर्स टू क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। क्या करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब बात कर रहा है कि सारे में 3 चेम्बर्ड हार्ट है ऑल रेप्टाइल्स में, तो ये गलत है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि क्रोकोडिलिया ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं लाइक क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, ग्रेवियालिस हो गया, इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। इनमें हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एंडोक्राइन सिस्टम से ही लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट? इसमें करेक्ट आपको चूज करना है। तो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। यस, बिल्कुल सही बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? बिल्कुल सही बात है। एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस की जो गोनेडोट्रॉफ सेल्स होती हैं उससे 2 तरह के गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं, एफएसएच और एलएच। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन? ये भी बिल्कुल सही जवाब है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन? ये तो गलत बात है क्योंकि एडिनोहाइपोफाइसिस की लैक्टोट्रॉफ सेल से प्रोलैक्टिन भी तो सीक्रेट होता है। तो इसने कहा इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, ये तो गलत बात हो गई। तो अब इसने पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो ए बी सी कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट। बड़ा ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बायोमोलिक्यूल पूछ रहा है स्टार्च। तो स्टार्च क्या करेगा भाई? एनर्जी स्टोर करेगा। तो 1 का तो 2 आ गया, मतलब ऑप्शन या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है। दूसरा कह रहा है एंटीबॉडी इन्फेक्शन से फाइट करेगी, मतलब बी का 1 आ गया। अगेन कंफ्यूजन है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में। कॉनकेनावेलिन ए, ये लेक्टिन में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं और ग्लूट4 जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन
जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखें। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग। वाटर में फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन करता है? हमें पता है स्किन से। एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है इन वाटर द स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यस, स्किन एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और मेंशन किया हुआ है वहाँ पर कि जब फ्रॉग वाटर में होगा तो एक्वेटिक कंडीशन में होगा तो स्किन से रेस्पायर करेगा, और इस रेस्पिरेशन का नाम भी दिया हुआ है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो आंसर हो जाएगा 96 का हमारा फोर्थ, बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। 97 क्वेश्चन, जिसमें कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है, जहाँ पर क्रिस्टी दिया है, और हम अच्छे से जानते हैं कि क्रिस्टी क्या होते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए का क्या हो गया बेटा? सेकंड। इसके बाद सिस्टर्नी क्या आता है? क्या होता है? डिस्क शेप एस सैक इन द गोल्गी एपरेटस। तो बी का मेरे पास क्या आ गया बेटा? फोर्थ आ गया। सी का थैलाकॉइड क्या आते हैं? फ्लैट सैक इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो सी का आ गया बेटा थर्ड। तो डी का क्या बचा मेरे पास? डी का मेरे पास जो बचा ऑप्शन सी का ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट, थर्ड नहीं फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, और डी का क्या आ गया बेटा? थर्ड। तो सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, तो सी का फर्स्ट है ना। तो ऑप्शन मेरा क्या आ गया बेटा? ए का सेकंड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं? तो अगर हम याद करें तो किसी प्लांट पर लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो किसका अरेंजमेंट है? लीफ का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया हुआ है, जहां पर दिया गया है स्फेरिकल, तो कोकाई यानी कि ए इज सेकंड, ए का सेकंड होगा। रॉड क्या होता है? रॉड बेसिलस, बेसिलस रॉड शेप, सीधा स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि बी का मेरे पास आंसर हो गया फोर्थ। इसके बाद सी, कॉमा, कॉमा आता है विब्रियो फर्स्ट, और डी, डी मेरे पास क्या आता है बेटा? स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, डी का थर्ड आंसर। तो क्या आंसर आ गया बेटा? ए का सेकंड, बी का फोर, सी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फोर, बी का फोर कहाँ दिया है? बी का फोर ये रहा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। हाँ तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। ऑक्सीजन कितनी? 65% के अराउंड अगर बात करें अपन, तो कार्बन की बात कर लेते हैं भाई। कार्बन कितना है? कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन अपना हो जाएगा यहाँ पर 18.5 के आसपास, हाइड्रोजन 9.5 के आसपास, और नाइट्रोजन कितना हो गया? 3.3। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? ए बी सी डी, ए बी सी डी आंसर नंबर 4 में दिया है। तो करेक्ट आंसर इज 4। हेलो बच्चों, इस डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पेपर भी आपका अच्छा हुआ होगा। थोड़ा सा फिजिक्स बच्चों टफ़ हो गया था, और फिज़िकल केमिस्ट्री भी थोड़ा टफ़ थी। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायो भी इतनी आसान नहीं रही। हाँ, हम ये कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कोड 80। तो इसमें देखते हैं, चलिए सबसे पहले आते हैं। ये हमारा बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है, जहाँ हम लोग ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक ग्रोथ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज़ 20 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे जो है, अगर इसके स्टेम की लेंथ देखी जाए, स्टार्टिंग क्या है? 20 सेंटीमीटर। द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज़ 30 सेंटीमीटर पर डे। ये याद रखिएगा कि अर्थमेटिक ग्रोथ 30 सेंटीमीटर पर डे के अकॉर्डिंग हो रही है। हर दिन 30 सेंटीमीटर ग्रोथ हो रही है, लेंथ बढ़ रही है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे? सबसे पहले हम ये काउंट करें कि पर डे लेंथ कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर बच्चों पर डे लेंथ देखा जाए, पर डे लेंथ,
तो पर डे लेंथ अगर देखी जाए यहाँ पर, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में स्टेम की लेंथ दी हुई है, तो पर डे के अकॉर्डिंग कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर डे। इतनी स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे। तो हम 7th डे की बात करें कि भाई 7th डे पर लेंथ कितनी हो रही है, तो हम इसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 30 = 210 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि इनिशियल लेंथ क्या है बच्चों। इनिशियल लेंथ दे रखी ना, तो यहाँ हम लिख देंगे इनिशियल लेंथ, इसको भी तो ऐड करेंगे, इनिशियल लेंथ। तो बच्चों ये इनिशियल लेंथ जो है यहाँ पर दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो हम सीधे 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दें, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 230 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 230 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग सकता है, लेकिन जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके इस क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं, तो उन्हें फोकस होना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, ये मॉडरेट है बच्चों। In gymnosperm, the male and female gametophyte remain within the sporangia. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये सही है। In gymnosperm, seeds are not covered. ये भी सही है। तो both the statements are correct. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? तो मेजर साइट है किसकी? लिपिड सिंथेसिस की। और RER किसकी होती है? प्रोटीन की। याद आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 एनिमल किंगडम पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, बिल्कुल होता है हमें। पोस्ट एनाल टेल होती है, बिल्कुल। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होती है, बिल्कुल। जिनमें नोटोकॉर्ड है वही कॉर्डेट है, अदरवाइज तो नॉन कॉर्डेट है। और एब्सेंस ऑफ गिल्स, ये गलत हो गया, क्योंकि हम कॉर्डेट के लिए क्या बोलते हैं कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये भी डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा स्मॉल कैलकुलेशन था, राइट। तो थोड़ा अगर बच्चे कॉन्शियस होकर बैठे होंगे, जिन्होंने पहले बायो किया होगा, उनका ये क्वेश्चन बच्चों आराम से हुआ होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों पहले तो हम लोग यही समझ जाएं कि 1 ग्लूकोज, ये 1 ग्लूकोज है, और 1 ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों, ये है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे कितने पायरुवेट बन गए? 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड कहते हैं, राइट। 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। अब आपसे पूछा कितने में गया है, ये देख लीजिए। अगर 2 पायरुविक एसिड्स बन रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो आपको बताना है फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखो तो 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से अगर देखें तो 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के बाद 206 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, ये हो गया 2 2 जा 4, ये करीब आ जाएगा यहाँ पर 206 दिया हुआ ना, राइट। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, ये करीब 412 इतने पायरुविक एसिड बच्चों बनेंगे, राइट। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, 412 राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एडल्ट सेल ऑफ सेल साइकिल के फेज बताने हैं, बड़े सिंपल से करेक्ट सीक्वेंस में बताने हैं। तो याद करके देखेंगे तो यहाँ M फेज होता है। तो सबसे पहला फेज G1S G2M, G1S G2M। सो सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। तो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो लोअर लिम्ब में लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी? फीमर होगी। फीमर के बाद आ जाता है पटेला जो नी कैप है, उसके बाद नीचे टीबिया फिबुला आती है, और उसके नीचे टार्सल और फिर मेटाटार्सल। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या जा रहा है यहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? करेक्ट आंसर इज सेकेंड।
सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने दी? दैट इज स्लाइडेन एंड श्वान। रटी हुई बात है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। इसके बाद क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अगर गलती से ये नहीं पढ़ा तो याद रखें, तो ये स्टेटमेंट सही है। मियोसिस फर्स्ट रिजेंबल टू माइटोसिस, ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड बट द स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर ये होगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। बच्चों फोटो रेस्पिरेशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये C3 में होता है, C4 में नहीं, और वेस्ट प्रोसेस है, यानी फिक्स्ड CO2 को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है और साथ में कोई एनर्जी ATP NADH नहीं बनाता, राइट। तो इसी को चेक करते हैं। देखिए फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट किसके रिगार्डिंग है? डू नॉट अकर इन C3 प्लांट। भैया ये C3 प्लांट्स में ही बच्चों होता है, ठीक। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। CO2 इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, दिस इज जस्ट रिवर्स। ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है भाई। अगर आपको रिएक्शन पता हो बच्चों तो ये देखो, RUBP कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अब ये CO2 से कंबाइन ना करके किससे कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो जो रूबिस को यहाँ आपको दिख रहा था बच्चों, वो एज अ ऑक्सीजनेस बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेस बिहेव करेगा। और अब ये बना देगा 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट नहीं, PGA बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल और ये बनाता है 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, ठीक है। अब हम इसके कार्बन नंबर को चेक कर लें तो यहाँ देखो RUBP 5 कार्बन है, PGA बच्चों 3 कार्बन है और 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट है। हो गया ना बैलेंस? तो क्या कंजप्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, CO2 का नहीं। तो इसलिए वैसे ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट हो गया। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, कोई ATP NADPH की सिंथेसिस बच्चों इसमें नहीं हो रही है, इससे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हम यहाँ से राइट स्टेटमेंट निकालें C and D। सो योर राइट आंसर शुड बी 1। ये भी मॉडरेट है, कोई इजी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट आपको लाइन से बच्चों पढ़ने थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के इसमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले राइबोसोम मेड अप ऑफ 50s सब यूनिट्स, 50s 30s सब यूनिट्स, यस ये सही है, जिसे हम 70s कहते हैं। दे कैन हैव प्लाज्मिड, यस ये भी होगा। दे कंटेन मीजोसोम, यस। पेरोक्सिसोम नहीं, पेरोक्सिसोम यूकैरियोट्स में होते हैं। तो मेरा आंसर ABC ओनली। ये तो और इजी क्वेश्चन आ गया, लो देखो। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड, दैट इज SA नोड इन अ हेल्दी ह्यूमन एज, सभी जानते हैं, NCERT की लाइन है। 72 हम आइडियली मानते हैं, रेंज बोलते हैं तो 70 to 75 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट वेगल टोन, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। पेरोक्सिसोम का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, पर वो इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये सब किस में काम करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मुझे यहां पर बताना है कि इसमें फैमिली कौन सी है। तो सबसे पहले फैमिली की बात करेंगे, तो फैमिली क्या है बेटा? एनाकार्डियेसी। तो A का थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। B जीनस क्या है? तो जीनस है यहां पर मैंजीफेरा। उसके बाद क्लास क्या है बेटा? डाइकोटिलिडन, यानी कि C का सेकंड हो गया। इसके बाद आता है फाइलम क्या है यहाँ? एंजियोस्पर्म। तो D का यहाँ पर बेटा फोर्थ हो गया और E का क्या बचा बेटा? फर्स्ट। तो इस तरह से तो मेरा सही आंसर हो गया थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which of the following plant growth regulator promotes internode elongation prior of flowering in cabbage? बेटा डायरेक्ट आंसर है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स इंटरनोडल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स क्या करता है? इंटरनोडल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। तो डायरेक्ट बेटा ये स्टेटमेंट आपको याद रखना था। फिजियोलॉजी से इस बार 9 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो अपना वेटेज इसने मेंटेन किया है इस बार, और करेक्ट आंसर हम लोग कह देंगे जिब्रेलिन्स। आते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ेंथोफिल इज नोन एज। बच्चों आपको प्लास्टिड्स के बारे में सेल बायो में दिया गया है, अलॉन्ग विद पिगमेंट आपको फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन भी फोटोसिंथेसिस का फिजियोलॉजी में रिलेटेड है, ठीक। द प्लास्टिड्स दैट स्टोर ज़ेंथोफिल इज नोन एज। ऐसा प्लास्टिड बच्चों जिसमें ज़ेंथोफिल हो। तो ज़्यादातर प्लास्टिड जिसमें ज़ेंथोफिल होते हैं, क्योंकि ज़ेंथोफिल बच्चों कलर्ड है, इससे इसको हम यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट राइट आंसर करेंगे। क्रोमोप्लास्ट यानी प्लास्टिड ऐसा है जिसमें ज़ेंथोफिल है, कलर्ड पिगमेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देंगे क्रोमोप्लास्ट। आते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय रूबिस्को इज शोन बिलो। बच्चों अभी मैंने इसके पहले फोटो रेस्पिरेशन पे जो है एक क्वेश्चन कराया था। एग्जैक्टली अगर अपन देखें कि RUBP जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा इंस्टेड ऑफ CO2, देन इट इज़ कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो कितने कार्बन है RUBP? 5 कार्बन है। RUBP कितने कार्बन है बच्चों? 5 कार्बन है। अच्छा, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी ये हो गया 3 कार्बन। अब जो बनना है बच्चों वो 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। ये 2 कार्बन है, इसका मतलब ये है 2 कार्बन वाला कोई आंसर इसमें चेक करो, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट करेक्ट आंसर है। बाकी इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा। कार्बन को बैलेंस कर लो, 2 3 कार्बन 5 कार्बन हो गया, राइट। तो इतना छोटा सा सब टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन बच्चों 2 क्वेश्चन इस बार आ गए, ठीक, फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद ये लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन था पहले वाला। ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात कही है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? पी प्लांट में, A का 4। इसके बाद एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? B का हो गया सेकंड टमेटो, C पैराइटल फर्स्ट RG मोन, और D का क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा? थर्ड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलोनेसी फैमिली। पहले पेपर में भी यही कोई इसका क्वेश्चन आया था सोलोनेसी का, इस पेपर में भी सोलोनेसी का क्वेश्चन आया बेटा। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, यस फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यस एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलेक्स हैव 5 सेपल्स, 5 सेपल्स होते हैं। क्या सेपल्स फ्यूज होते हैं? यस फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम है 5 क्या? स्टेमेंस एंड ईपी पेटल्स, पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम 5 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर ओवरी इज इंफीरियर नहीं, ओवरी सुपीरियर होती है इनकी, याद आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर मेरे हो गए ABC। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गए ABC ओनली। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1? बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक फोटो सिस्टम 1 और एक फोटो सिस्टम 2 की बात कही थी। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 इनका एब्जॉर्प्शन पीक देखते हैं। तो यहाँ पे कई सारे पिगमेंट्स, यहाँ पे कई सारे पिगमेंट्स हैं। दोनों में क्लोरोफिल B भी है, क्लोरोफिल A भी है, और कैरोटिनॉइड्स भी है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो क्लोरोफिल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो जो इसका रिएक्शन सेंटर है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन कितना होता है? तो यहाँ आपको 680 नैनोमीटर कहना था, ठीक है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो 700 नैनोमीटर है। लेकिन ये किसका एब्जॉर्प्शन पीक है? रिएक्शन सेंटर का। और रिएक्शन सेंटर बनाता कौन है? क्लोरोफिल A का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरोफिल A का
एक मॉलिक्यूल है। तो हम करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दें क्लोरोफिल ए। क्या दिया हुआ है? विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। तो अगर PS1 है तो इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर पर आता है, वो भी क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है ना, जो क्लोरोफिल ए 700 है। यहाँ भी वही हाल है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए 680 है जो इतनी लाइट को एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम है। तो क्लोरोफिल ए ही बच्चों ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? ये भी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन था। आते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस क्या एनक्लोज करता है? अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, येलो कलर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन। और जो इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये किसको एनक्लोज कर रही है, किसको कवर कर रही है? जाहिर सी बात है मैट्रिक्स को करेगी, है ना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो मैट्रिक्स है ना, ये हो गया मैट्रिक्स, ये EDS में आपको मिल जाएगा। और दूसरा जो है ये इसकी क्या है बच्चों? इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गया मैट्रिक्स। तो इनर मेम्ब्रेन किसको इनक्लोज कर रहा है? मैट्रिक्स को। ये डायरेक्ट था, तो यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे बच्चों मैट्रिक्स। ये क्या कहता है? 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन। ये तो सही बात है, सही स्टेटमेंट है कि जो ब्लड क्लॉट बनता है फाइनली वो फाइब्रिन का ही तो नेटवर्क बनता है। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजन, ये भी सही बात है। फाइब्रिनोजन ही तो फाइनली कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में और उसी से क्लॉट बनता है। तो इसका मतलब फाइब्रिन किससे प्रोड्यूस हो रहा है? फाइब्रिनोजन से। फाइब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिन, ये गलत बात है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन से थोड़ी ना बनता है, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन से बनता है। तो ब्लड कोएगुलेट्स इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी, ये भी सही बात है, क्योंकि जब कोई इंजरी होती है ब्लड वेसल के वॉल पर तो वहीं से कोलेजन फाइबर एक्सपोज होते हैं, वहीं से पहले प्लेटलेट टकरा कर एक्टिवेट होती है, फिर उससे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है और पूरा क्लॉटिंग कैस्केड स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर चला जाएगा थर्ड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चारों में से यही है कि फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसमें लिख दिया कि होता है तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एकदम रटा हुआ आंसर है, मतलब हमेशा से इस क्वेश्चन को हम रटते आए हैं। बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, दैट इज लाइकेन। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। नेक्स्ट 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वाह, आप देखोगे यहाँ पर पेरिकार्डियम, कार्डियम वर्ड ही हार्ट के लिए होता है, हार्ट की कवरिंग को कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम का मतलब ही क्या होता है? हार्ट। बाकी ड्यूरामेटर, पायामेटर और एक्टिनॉइड, ये तो तीनों की तीनों नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की कवरिंग होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती हैं। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा थर्ड, ये ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। बच्चों इस पे तो पहले भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। हर्बिसाइड पे 2,4-D 2,4,5-T, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हर्बिसाइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर अपन लिखेंगे यहाँ पर। अगर कहा जाए एज अ हर्बिसाइड तो 2,4-D करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये ब्रॉड लीव्ड वीड को जो है कंट्रोल करते हैं, उसमें डिफोलिएट कर देते हैं, उसकी लीफ को गिरा देते हैं। ठीक, जितने डाइकॉट प्लांट हैं बच्चों वीड्स की तरह ग्रो हो रहे हैं, अनवांटेड प्लांट, तो अनवांटेड प्लांट वीड की तरह जो ग्रो हो रहा है उसकी लीफ को गिराने का काम 2,4-D करता है, धीरे धीरे प्लांट डेड हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इसको हर्बिसाइड कहा गया है। राइट, चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अपने आप में अच्छा था, इसे हम सिंपल नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने टर्न केल्विन साइकिल चलती है। राइट, कितने टर्न केल्विन साइकिल चल रही, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों 6 टर्न्स
केल्विन साइकिल चलती है तब जा कर के एक ग्लूकोज बनता है। केल्विन साइकिल या जिसको आप लोग क्या कहते हो C3 साइकिल, है ना, ये चलती है तब जा कर के क्या होगा, एक ग्लूकोज बनेगा, 1 ग्लूकोज, है ना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हर एक टर्न केल्विन साइकिल में एक CO2 पंप होगा। और क्योंकि ग्लूकोज को आपको याद भी होगा, इस तरह से एक साइकिल अपन बनाते थे, ये RUBP हो गई। इस साइकिल से देखो फटाफट, और इसने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, पहला कार्बोक्सिलेशन हुआ, देन इसने बनाया PGA, याद आ रहा होगा, ये 2 मॉलिक्यूल PGA बनता है। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल PGA रिडक्शन के बाद, इस रिडक्शन के बाद 2 मॉलिक्यूल PGAL, है ना, ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। यहाँ से केवल एक ही कार्बन बच्चों पंप होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ये देखो, एक ही कार्बन ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए पंप होता है, बाकी 5 कार्बन फिर से रीजनरेट होकर के क्या बना देंगे, दिस इज रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेट होकर के क्या बना देंगे, फिर से RUBP जो 5 कार्बन है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने कि 1 CO2 लेने पर 5 कार्बन, उस 1 CO2 को लेकर एक कार्बन पंप करके फिर से 5 CO2 बना रहा है। तो सोचो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन चाहिए, 6 चाहिए ना। तो ये 6 टर्न साइकिल चलती है, 6 टर्न साइकिल चलेगी तब जा कर के एक ग्लूकोज बनेगा। वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखी है, 6 टर्न साइकिल चल रहा है तब जा कर के एक ग्लूकोज बन रहा है। यहाँ कितने ग्लूकोज बनाने, 3 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 6 इंटू 3 अगर ये करोगे केल्विन साइकिल में तब जा कर के यहाँ पर 3 ग्लूकोज बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो 6 इंटू 3 टर्न्स अगर साइकिल चले तब जा कर के बच्चों 3 ग्लूकोज बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया 18। कितने टर्न्स चाहिए, 18 टर्न्स चाहिए। बस हमें आंसर क्या कर देना था, 18 टर्न्स। ये 6 टर्न साइकिल चलेगी तब एक ग्लूकोज बनेगा क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, राइट। तो ग्लूकोज में बच्चों 6 कार्बन होने की वजह से 6 टर्न साइकिल चल रही है। हमें तो यहाँ पे ग्लूकोज ही 3 दिए गए हैं, तो कितने टर्न्स हो गए, 18। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd। अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर लो, अपने को पता है कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, सीधा आंसर। तो सबसे पहले क्या आएगा, किंगडम, दैट इज F। उसके बाद क्या आएगा, फाइलम, D, है ना। उसके बाद क्लास आएगा, क्लास का क्या दिया बेटा यहाँ पर, B, तो FDB। ऑर्डर क्या आएगा, C। F का फैमिली, फैमिली E। जीनस का क्या दिया बेटा, A, और स्पीशीज क्या दिया हुआ है, G। तो मेरा यहां पर सीक्वेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर होना चाहिए F, फाइलम, कीप, हाँ, D, ठीक है बेटा। तो करेक्ट आंसर मेरा यहां पर कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, C इज द फाइलम, D आना चाहिए। तो F, अच्छा इधर से पढ़ लेते हैं ना, GAECBDF, GAECBDF। तो 4th आंसर इज करेक्ट। सॉरी, मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर देखना था, तो असेंडिंग ऑर्डर इधर से इधर हम देखेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा GAECBDF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 फ्रॉग से पूछा गया। इन फ्रॉग्स द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉग का, सिंपल क्वेश्चन। क्रेनियल नर्व का नंबर पूछा हुआ है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि ब्रेन से 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व अराइज होती हैं, 10 पेयर्स। पेयर्स यहाँ पर दे रखा है, तो आंसर टिक करना है आपको, तो आंसर हो जाएगा 10। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका इसके अंदर, है ना, बिल्कुल। आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की ओर। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है अपने आप में, और हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको रॉन्ग किया हो क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं था, है ना। थोड़ा सा टफ साइड कह सकते हैं क्योंकि याद रखना पड़ेगा किसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट आ रहा है, राइट। उस एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का है। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। मतलब किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों रोल ऑफ एयर आया था ना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन।
इसका मतलब ये बेल्जार एक्सपेरिमेंट प्रीस्ली की बात कर रहा है, ये बेल्जार एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है कि बेल्जार एक्सपेरिमेंट जो है ये पहले आया था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को जूलियस वॉन साक्स ने बताया था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इस पे आया था, जूलियस वॉन साक्स, इन्होंने बताया था, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अभी तक सही जा रहा है सीक्वेंस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। बच्चों ये एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कि किस लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर आपको याद हो तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो बिल्कुल ये सीक्वेंस सही है, इससे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। इससे मैं सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये बच्चों एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस के बेसिस पर है। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ रखा होगा और अगर सीक्वेंस याद होगा तब तो वो करेक्ट कर पाएंगे, होने के लिए तो कुछ बच्चों का रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। स्फेनोफिसिडा क्लास किससे बिलोंग करती है? टेरिडोफाइटा से बिलोंग करती है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोकेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, बी का आंसर क्या होगा? कैरियोगेमी, तो बी का 3rd होगा, है ना। और जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर किससे आती है? मियोसिस से, तो सी का आंसर 1st होगा। सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट किसमें दिया है? 4th आंसर। इसके बाद आगे पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक सेल, इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल? ब्रूगिनियल्गी, यस दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल। फंजाई ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 एनिमल किंगडम कि when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into 2 identical halves, it is called radial symmetry। बिल्कुल सही है। एनी प्लेन या मोर देन वन प्लेन की बात करें तो रेडियल सिमेट्री ही होती है। फिर कह रहा है इन फाइलम एकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लार्वा जो है वो तो बायलैटरल सिमेट्री होती है एकाइनोडर्मेटा में, और एडल्ट की जब हम बात करते हैं सो एडल्ट इज रेडियल सिमेट्री। तो फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकेंड इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज सेकेंड। जीनस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज जीनस। सिंपल, बिल्कुल रटी हुई लाइन है। मैड काउ डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स, है ना, केवल प्रोटीन्स होते हैं, इनके साथ कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पैराग्राफ में प्रियॉन्स के बारे में लाइकेन से पहले 3 लाइन लिखी हुई हैं, उसमें यहां पर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। अरे अगर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की बात करें तो एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन पे गार्डेड होता है बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व। और अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो 3 कस्प वाला ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट और सीधा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसके अंदर तो सोचने की जरूरत हो सकती है कि अब माइक्रो सेकंड के रिफ्लेक्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज द कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता है कि जो एल्कलाइन पीएच था उस पर ये एक्टिव हो जाता है, तो शायद इसे मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, पता है एल्कलाइन पीएच, दैट मीन्स जो 4th ऑप्शन है बच्चों वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 में क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें अगर डिफरेंट ऑप्शन हम देखें तो बोल रहा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू द होस्ट बैक्टीरियल सेल, सही है ना। यानी एक हो गया सेकंड, क्लोनिंग साइट
क्लोनिंग साइट देखो बच्चों कहाँ पे है, तो क्लोनिंग साइट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही है, याद होगा जहाँ पे काटेंगे वहीं पर जोड़ेंगे हम लोग, इसका मतलब है बी का हो गया फर्स्ट। अब आते हैं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में आ जाए एंटीबायोटिक, याद होगा सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, बट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें। ORI तो याद होगा किसके लिए चाहिए था बच्चों, रेप्लिकेशन के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर। बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है और इसमें देखते हैं कितने थीका होते हैं ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म। इधर देखिए बच्चों हर एक लोब में देखा गया है, ठीक है, तो हर एक लोब में देखा जाए, पहली बात तो एक लोब ये है, एक लोब ये है, ठीक है, पर लोब कितने थीका है, 2 है। थीका मतलब यहाँ हम चैम्बर मान सकते हैं, 2 चैम्बर है ना, इसी को थीका कहा गया है। तो पर लोब 2 थीका है, इसीलिए इसको डाइथिकस कहा गया। तो डायरेक्ट आंसर करेंगे यहाँ पे 4 डाइथिकस, ठीक है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सिक्रेट नहीं होने वाला हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रेट होता है, एससीजी भी सिक्रेट होता है। तो थर्ड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू। स्पर्म में जो मोटिलिटी होती है एक्चुअल में टेल से होती है, और टेल जो होती है फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो यहां हमारा आंसर है 4th फ्लेजिलल मोमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल एज assertion एंड अदर इज लेवल इज R, यानी रीजन। तो क्या बोल रहा है assertion में, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजनी प्लांट आर टॉल एंड नॉन आर डॉर्फ। बिल्कुल सही है, F1 में सारे सारे टॉल मिले थे, कोई भी डॉर्फ नहीं मिला था। स्टेम हाइट इज कंट्रास्टिंग ट्रेड विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड डॉर्फ बीइंग रिसेसिव। करेक्ट है ना, क्योंकि आपको याद होगा डोमिनेंट है टॉल, तभी तो अपने को F1 में सिर्फ टॉल मिला था, डॉर्फ नहीं मिला था। इसका मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, यानी इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग PCR प्राइमर बाइंड टू द DNA स्ट्रैंड इन द, याद होगा 3 स्टेप था, है ना, डीनेचुरेशन था, फिर याद होगा एनाइलिंग था और फिर एक्सटेंशन था। तो प्राइमर कब जुड़ता था, एनाइलिंग में, और देखते हैं ये सेकंड ऑप्शन दिया एनाइलिंग, दैट मीन्स ये करेक्ट है। Which of the following plant produce non-albuminous seed? Non-albuminous मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता, और ये ज़्यादातर डाइकॉट्स होते हैं। तो यहाँ डाइकॉट कौन है, P, बाकी सब एंडोस्पर्मिक हैं क्योंकि मोनोकॉट है। चलिए, फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादा ये क्वेश्चन इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द जेनेटिक्स, क्योंकि इसके अंदर जीनोटाइप पूछा है। लेकिन हाँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये पूछना चाह रहा है कि बताओ ऐसे माँ बाप का ब्लड ग्रुप जिसमें O ब्लड ग्रुप बच्चे होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर O ब्लड ग्रुप चाहिए तो उसके लिए IO रिसेसिव एलील होमोजाइगस स्टेट में आना चाहिए। यहाँ पर IO को इन्होंने स्मॉल i की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इस रिसेसिव एलील को IO मान सकते हो। अगर किसी बच्चे में ये जीनोटाइप आएगा तो ही ब्लड ग्रुप O बनेगा, और ऐसा होने के लिए एक IO रिसेसिव एलील फादर से आना चाहिए और एक मदर से। इसका मतलब दोनों के पास एटलीस्ट एक एक रिसेसिव एलील IO होना चाहिए। तो इसमें तो है, इसमें भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी है, इसमें भी है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी है, इसमें भी है, ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें देखो, इसमें IO एलील नहीं है, इसका मतलब इस फादर से बच्चे में IO रिसेसिव एलील नहीं जा सकता, और नहीं जा सकता तो ये वाला जीनोटाइप बच्चे में अचीव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके बच्चों में O ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, थर्ड, कि थर्ड वाले केस में अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप आपको ये दिया हुआ है तो इनके बच्चों में O ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है।
तो यही पूछा था कि नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट, कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है ओ, तो किस केस में ये पॉसिबल जीनोटाइप नहीं होगा, तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द क्लॉट बस्टर। याद होगा माइक्रोब्स का क्वेश्चन है, सीधे मैटर याद है तो क्वेश्चन सॉल्व है। मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज एज अ क्लॉट बस्टर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। बेटा देखो, अगर ये याद है तब तो आप कर सकते हैं, नहीं याद है तो कई बार क्वेश्चन छोड़ना भी अपने आप में एक स्मार्टनेस है। ठीक, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन जिन बच्चों को याद था वो कर सकते थे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो अगर इनवर्टिब्रेट्स को हम पहले रख दें, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्लांट्स। ठीक है बच्चों, प्लांट्स को हम रखते हैं। ये आपको डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इकोलॉजी में। तो वहाँ देख सकते हैं बच्चों ये प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स अगर देखा जाए यहाँ पर ये नेक्स्ट आ गए सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर देखते हैं यहाँ पर फिशेस, है ना, ये फिशेस आ जाएंगी बच्चों यहाँ पर। तो थर्ड नंबर पे फिशेस को रखते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट बर्ड्स। बर्ड्स को रखते हैं बच्चों यहाँ पर फोर्थ नंबर पे। और लास्ट बचा अपने पास क्या, मैमल्स, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। बस इसी सीक्वेंस को हमें अरेंज करना है। DACBE यानी इसका करेक्ट आंसर बच्चों आ जाएगा फर्स्ट। ये आपके डेटा डायरेक्ट आपकी बायोडाइवर्सिटी से था। गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, प्लाज्मिड और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि आगे प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड हम लोग बोलते थे। इसका मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 149। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन दिया हुआ आपको यहाँ पर। असर्शन में मेंशन किया है इन्होंने कि फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स आर होमोलोगस। करेक्ट है, दिस इज करेक्ट कि फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स होमोलोगस होते हैं। क्यों होमोलोगस बोलने के लिए आपको बोलना होता है कि इनका ओरिजिन जो है दैट इज कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन है। यस, कॉमन ओरिजिन होने के साथ साथ फंक्शंस को यदि आप देखें, फंक्शंस, तो फंक्शंस मे बी सिमिलर और डिफरेंट, दोनों कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। होमोलोगस बोलने के लिए ये कंडीशन है कि कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। रीजन पढ़ें एक बार, रीजन क्या दिया हुआ है। रीजन में दिया हुआ है फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। जी, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सारे बोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे आप ह्यूमन का फोर लिम्ब देखें और चाहे आप बैट का फोर लिम्ब देखें। तो बेटा रीजन जो है, अब इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर हमारे पास में, क्या है ना। रीजन को देखें आप तो ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो ठीक है कि दोनों करेक्ट तो हैं, ये भी करेक्ट है। अब ये क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो डिस्कशन हुआ हमारा काफ़ी देर तक इस बात पे कि भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है ना। आंसर क्या होगा तो वो तो हमें वेट भी करना पड़ सकता है थोड़ा सा। आंसर क्या आएगी जब एंटी ऑफिशियली क्या आंसर देखता है, सब्जेक्टिव है वो उस मैटर में, है ना, कि क्या सोच कर उन्होंने आंसर दिया है। बाकी यदि अभी के अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये डिसाइड होने के बाद में तो ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि दोनों करेक्ट हैं। क्या ये रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, तो अभी हमने जो डिसाइड किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने किया है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड
रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलने के लिए आपको कहीं ना कहीं हल्की सी यहाँ पर बात करनी चाहिए थी, किसकी, फंक्शंस की, कि फंक्शंस को आप डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शंस सिमिलर हैं या फिर फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट है ना। बाकी तो फिर वेट करें कि क्या ऑफिशियली आंसर इसका आता है ना। अभी के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट आंसर इसका दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 150, पढ़ें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलेज लूप आर करेक्ट। हेनलेज लूप में बताना है कि रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन सा करेक्ट है। देखते हैं, ए दिया हुआ है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर याद होगा आपका शायद कि जब आप डिसेंडिंग लिम्ब बनाते हैं हेनलेज लूप का, तो डिसेंडिंग लिम्ब में आप बोलते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब इज दिस इज परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल होता है, यस परमिएबल टू वाटर, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, करेक्ट है। यूरिन, बी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम, यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेज लूप, यूरिन गेट्स कंसंट्रेटेड इन हेनलेज लूप, बिल्कुल सही है। यदि आप यूरिन का कंसंट्रेशन देखेंगे तो यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हेनलेज लूप, और आपको पता भी है कि यूरिन जो है वो कॉन्संट्रेट होता जाता है किसके अंदर, हेनलेज लूप के अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब में मेनली हम बोलते हैं कि यूरिन कॉन्संट्रेटेड होता जाता है, तो ये भी ठीक है बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप। मेन फंक्शन बेटा जी ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर है, यदि आप मेनली देखेंगे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पीसीटी, पीसीटी का मेन फंक्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलेज लूप, है ना। तो एज सच रीअब्जॉर्प्शन, पहले भी आप ये बोलते हो कि रीअब्जॉर्प्शन, वैसे भी आप यहाँ पर बोलते हो कि रीअब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम होता है यहाँ पर, कि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। ठीक है, देखते हैं। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर्स इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, करेक्ट है। आप देखते हैं कि जब आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप की तरफ जाते हैं तो फिर आप बोलते हो यहाँ पर कि यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से जो है क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl आप पढ़ते हैं यहाँ पर कि NaCl का ट्रांसपोर्ट होता है, या वो एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन जो हमारा ठीक है बेटा, इसमें से ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और इसके साथ में डी करेक्ट है ना। तो हम बोलेंगे कि ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली, यस ए बी एंड डी ओनली। ए और डी को आप चेक कर लीजिएगा, ए और डी ये दोनों तो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी मेंशन करती है स्टेटमेंट्स को, एनसीईआरटी में चेक करिएगा, ए और डी दोनों दिए हुए हैं बेटा जी, है ना। तो ए और डी तो रखना है आपको, तो ए और डी बी के साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जूलॉजी से, हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। नेक्स्ट 4 सवाल दिखाऊंगा, चारों हेल्थ एंड डिजीज के होंगे, 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन 151, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी में आते थे बोन मैरो और थाइमस। बोला सर यहाँ पर मैच्योरेशन होता था लिम्फोसाइट्स का, टी लिम्फोसाइट भी मैच्योर होंगे, बी और टी लिम्फोसाइट अलग किए जाएंगे। बोला सर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनाए जाते थे, मगर हमसे प्राइमरी नहीं पूछा है, सेकेंडरी पूछा हुआ है। कहा सर सेकेंडरी में आते हैं टॉन्सिल्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिम्फ नोड्स, यहां जाकर क्या होता है। कहा सर यहां पर इंटरेक्शन होता है मैच्योर लिम्फोसाइट्स का एंटीजन के साथ। समझ पा रहे हैं बात को। तो बोला सर टॉन्सिल, हमसे तो बहुत सिंपल लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया, कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बी और सी आंसर बेटा करेक्ट जा रहा है। टॉन्सिल और स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इनके अलावा अगर ऑप्शन में लिखा होता पेयर्स पैच तो हम उसको भी रखते, अगर ऑप्शन में लिखा होता लिम्फ नोड्स हम उसको भी रख देते। बात समझ पा रहे, सिंपल सा फंडा था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। क्या पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रा का
जो है करेक्ट सीक्वेंस, ऊपर से नीचे तक सबसे पहले सर्वाइकल होंगे, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक होंगे, थोरेसिक के बाद लुम्बर है, फिर सैक्रल है, फिर कॉक्सिक्स है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। इफ द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36। चलिए इसको साथ करते चलें। ये बच्चों डिप्लॉयड है 2n = 36, ठीक है। तो अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है टिपिकल एंजियोस्पर्म में दैट इज 36, देन व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो आपको एंडोस्पर्म में निकालना है, ठीक है। एंडोस्पर्म में कितना होगा? तो हमें पहले इसकी प्लॉइडी पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? मेरे ख्याल में सभी बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, 3n। फाइन, तो बस हमें 3n की वैल्यू तो निकालनी है। तो यहाँ देखते हैं एंडोस्पर्म बच्चों क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना है। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट, तीनों मिलकर के ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहले हम n की वैल्यू निकाल लें। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36/2 दैट इज 18, राइट। ये 18 हो गया। इसका मतलब एंडोस्पर्म कितना होना चाहिए? एंडोस्पर्म को निकाल दो, 3n की वैल्यू निकालना है, 3 × 18, 3 × 18 कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, ये आ जाएगा बच्चों 54 इज राइट आंसर। यानी टोटल क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म सेल में कितने होंगे? 54। तो यहाँ लिख देते हैं अपन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 54 क्रोमोसोम। क्लियर? ये भी देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन था और मेरे ख्याल में हर जगह हर बच्चे ने कर रखा होता है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे बना होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, एनिमल किंगडम स्पंजेस एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय। भाई स्पंजेस में O2 और CO2 एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, उनमें सिंपल डिफ्यूजन से होता है थ्रू दी बॉडी सरफेस, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन है थ्रू बॉडी सरफेस। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी की बात की इसने, तो एसटीडी जो है ट्यूबरक्लोसिस, ये एसटीडी नहीं है, हम कह सकते हैं। टीबी की जो बात करते हैं एसटीडी नहीं है, हम कह सकते हैं। और गोनोरिया हम कह सकते हैं एसटीडी है, हम कह सकते हैं। जेनेटल वर्ड्स एसटीडी है, सिफिलिस एसटीडी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। आते हैं बच्चों फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। पहली बात तो पॉलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट में? अगर आपको बच्चों याद हो तो फीमेल गैमेटोफाइट में एक स्ट्रक्चर अपने पास ऐसा था। चलिए यहाँ देखते हैं, ये है इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट और एक जगह हमने बना रखा था, ये है इसमें सिनर्जिड और इधर है क्या? एक्सेल मान लेते हैं, ये एक्सेल है, दिस इज एक्सेल। क्लियर है? ये एक्सेल है और दूसरा बच्चों यहाँ पर है सिनर्जिड। सिनर्जिड है, इसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और 3 एंटीपोडल सेल्स हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इसमें देखें कि कौन पॉलन ट्यूब को एंट्री देता है। इसके पहले एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये है बच्चों फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस थिकनिंग है बच्चों, थिकनिंग है। ये केमिकल सिक्रीट करके पॉलन ट्यूब को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये इसमें हो गया फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये केमिकल सिक्रीट करके पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। यहाँ देख लें तो ये हमारे पास क्या है? सिनर्जिड है। क्या है? सिनर्जिड। तो ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये केमिकल सिक्रेट करके पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही पॉलन ट्यूब इधर आएगी एक सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होकर इसको एंट्री दे देगा। क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ से है, देखो यहाँ दिया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। तो गाइड कौन सा सेल कर रहा है भाई? सिनर्जिड कर रहा है ना। तो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सिनर्जिड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हम लोग ले लेंगे सिनर्जिड। एक सिनर्जिड ही पॉलन ट्यूब को एंटर कराता है, राइट।
फिर आ जाता है अगेन एंडोक्राइन सिस्टम से, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन को मैच करना है तो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन मैच हो जाएगा किससे, एक्रोमेगाली से। आप सभी जानते हैं अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो हाइट तो नहीं बढ़ती है लेकिन फेशियल बोन्स का डिसफिगरमेंट हो जाता है, लॉन्ग एंड स्लेंडर फिंगर्स हो जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचरल डिफेक्ट हो जाता है। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। LH तो आप सभी जानते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड साइकिल के अराउंड क्या होता है, LH सर्ज, और उसी की वजह से होता है ओव्यूलेशन। वैसोप्रेसिन ADH भी बोलते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन किडनी, बिल्कुल सही बात है, मेनली एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट्स पे और उसके थ्रू ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट का भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ये भी, और ये करवाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यूट्राइन मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल, तो क्या बैठ जाता है इससे, फर्स्ट का मैच हो जाता है फोर्थ, तो फर्स्ट का मैच हो जाता है थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड देख लो भाई किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चलो इससे तो बात नहीं बनी। फिर बी का देख लो, बी का बन रहा है 4, बी का 4, तो दोनों में आ रहा है, इससे भी बात नहीं बनी। फिर वैसोप्रेसिन का आ रहा है, सी का आ रहा है 1, तो सी का 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। द राइट आंसर इज फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। बड़ा ही सिंपल। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओवुलेशन, ह्यूमन एग के अराउंड जो कवरिंग होती है उसकी बात की जाए तो जोना रेटा ये ह्यूमंस में नहीं होती है, जोना प्लिटा ह्यूमंस में होती है, हम कह सकते हैं। कोरियन एक्चुअल में इंसेक्ट के एग के चारों तरफ भी होती है और ये फीटस के अराउंड भी होती है, फीटल मेम्ब्रेन भी हम कह सकते हैं। एंडोमेट्रियम इट इज द कवरिंग ऑफ द यूट्रस हम कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड, जोना पेलुसिडा। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ठीक, तो कुछ इंटरैक्शंस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लाइक अमेंसेलिज्म हो गया, कॉमेंसेलिज्म हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, है ना, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। इसी को आपको क्लैरिफाई करना था। तो यहाँ देखते हैं, बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड। बच्चों दोनों स्पीशीज़ हार्म्ड हो यानी माइनस माइनस का इंटरेक्शन होना चाहिए ऐसा। तो माइनस माइनस का इंटरेक्शन कहाँ होता है, कंपटीशन में। आप फटाफट चेक करें और इसको देखें, ये कंपटीशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, सेकंड आते हैं, वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड। एक को तो लॉस हो रहा है, एक डेट्रीमेंटल है, और एक को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड। इसमें पैरासिटिज्म आ जाएगा, प्रिडेशन आ जाएगा। आपको चेक करना है क्या दिया हुआ है, प्रिडेशन, तो हम यहाँ पे कर दें बच्चों प्रिडेशन, राइट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। अगर दोनों स्पीशीज़ को बच्चों बेनिफिट हो रहा है तो दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो मतलब म्यूचुअलिज्म, हम यहाँ पे ले लेंगे म्यूचुअलिज्म को, राइट। और लास्ट से देखते हैं, वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर हैज़ नो इफेक्ट, दैट इज कॉमेंसेलिज्म, जिसमें प्लस और माइनस का इंटरेक्शन है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये। तो मैं इसको कह सकती हूँ मॉडरेट क्वेश्चन है ये। चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे, थर्ड यानी 3, 1, 2, 4। तो राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर इधर देखते हैं, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो एपिडाइमिस पार्ट होता है, हम कह सकते हैं। वासा इफ्रेंशिया भी पार्ट है, हम कह सकते हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आती है, हम कह सकते हैं। इनफंडिबुलम इट इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं रेडिटेश इट इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिस की हम बात कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड बच्चों, थर्ड आंसर। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है और इकोसिस्टम से दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है, देन प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, देन सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर में हम किसको लेंगे, प्लांट्स को लेंगे, यानी प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा, हर्बीवोर्स।
तो इनको हम लोग ले लेंगे, ये हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्लियर है, ये हर्बीवोर्स हो गए। फिर आते हैं बच्चों सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा, जो सीधे प्लांट को खा रहे हैं वो तो हर्बीवोर हैं। अब इनको खाने वाले को क्या कहोगे, प्राइमरी कार्निवोर। तो इनको कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, ये प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद इनको खाने वाले को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये हो गए बच्चों सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट को कोई खाता हो वो क्या है, हर्बीवोर्स। हमें प्राइमरी कंज्यूमर भी निकालना था। एग्जैक्टली देखो प्राइमरी कंज्यूमर है क्या, प्राइमरी कंज्यूमर बच्चों यहाँ पे हर्बीवोर है। ये आंसर डायरेक्ट यहाँ से करना था, राइट। आते हैं बच्चों इकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको दिया गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। देखते हैं यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल असर्शन रीजन इस बार आए हैं। एबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस। बिल्कुल सही है बच्चों, ये था यहाँ पर कि अगर गैलापागोस आइलैंड में आप देखोगे तो उस समय क्या था, एबिंगडन टॉर्टोइज बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब वहाँ गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो वहाँ गोट की इतनी ज़्यादा ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, खाने की इतनी एफिशिएंसी थी कि धीरे धीरे वो खाना एबिंगडन टॉर्टोइज के लिए बचा ही नहीं। और धीरे धीरे एबिंगडन टॉर्टोइज क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि उनकी फीडिंग एफिशिएंसी, ब्राउजिंग एफिशिएंसी, खाने की एफिशिएंसी क्या थी, बहुत ज़्यादा। चलिए रीज़न देखते हैं। गोट्स वर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग देन एबिंगडन टॉर्टोइज। ये तो सीधा रीज़न ही लिख दिया है कि क्यों गैलापागोस आइलैंड से गोट के इंट्रोडक्शन से एबिंगडन टॉर्टोइज जो है वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। रीज़न था कि गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी या फीडिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, इससे वो डिसअपियर हो गए। तो करेक्ट है स्टेटमेंट भी और सही बच्चों इसका रीज़न भी है, ठीक। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, ए आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट, ये नहीं होगा। ए आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, गलत। ये आंसर सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 4। आपको ये भी ध्यान देना था कि इंस्ट्रक्शन भी इस समय चेंज है, पहले जैसा नहीं रहा इंस्ट्रक्शन की दोनों सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन है तो आंसर 1 करो। इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से पढ़ना था। मेरे हिसाब से बच्चों ने वही गलती करी होगी जब इंस्ट्रक्शन सही नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑपेरॉन इज करेक्ट। लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, लैक्टोज एक्टिवेटेड रिप्रेशर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, याद होगा गलत है, वो तो इनएक्टिव करता है रिप्रेशर को। जीन आई जेड वाई एंड ए शेयर अ सिंगल कॉमन प्रोमोटर, ये भी गलत है, याद होगा जीन आई का प्रोमोटर अलग था, स्ट्रक्चर जीन का प्रोमोटर अलग था। गैलेक्टोज कैन एक्ट एज इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, नहीं, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह था। जीन आई हैज़ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, सही है ना, ये हमेशा काम करता रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात हो रही है, बोला सर प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वेक्टर हुआ करती थी इसकी। बोला सर डायजेनेटिक है, ये अपनी लाइफ साइकिल ह्यूमन और मलेरिया फीमेल एनाफिलिस के अंदर जाकर कंप्लीट करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन आरबीसी, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीसी में और लिवर सेल में ह्यूमन बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। गेमीटोसाइट्स डेवलप इन मॉस्किटोज गट, बेटा ये भी गलत है। गेमीटोसाइट्स बन जाते थे आरबीसी से, जब आरबीसी को रप्चर करके ये सेल एसेक्सुअली डिवाइड होकर बाहर निकलते थे। देखिए ह्यूमन की बॉडी में एंटर होता है स्पोरोजोइट, एक मच्छर ने आपको आकर काटा और मच्छर ने खून पिया, बदले में आपके खून में डाल दिया स्पोरोजोइट स्टेज। स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस स्टेज है, ये जाएगी आपके लिवर सेल के पास, वहाँ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, आएगी ब्लड में, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगी, आरबीसी के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, आरबीसी को बर्स्ट ओपन करके बाहर आएगी हीमोजोइन सिक्रीट करते हुए, हीमोजोइन के कारण ठंड देकर बुखार आएगा, है ना। उसके बाद जो आरबीसी से बाहर आएंगे वो गेमीटोसाइट होंगे। गेमीटोसाइट हमारे बॉडी में बनते हैं, ह्यूमन बॉडी में।
मॉस्किटो में नहीं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। बेटा ये बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाता है। देखिए मेरे अंदर या ह्यूमन के अंदर जब गेमेटोसाइट बन जाते हैं और फिर एक दूसरा मच्छर आपको आकर काटता है तो आपके खून के साथ ही गेमेटोसाइट्स मच्छर की गट में चले जाते हैं, जहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजॉइट बनता है वो मैच्योर होकर कहाँ चला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के। दोबारा वही साइकिल चलेगी, एक मच्छर आएगा आपको काटेगा तो काटने के लिए पहले स्किन को सॉफ्ट करेगा, सलाइवा सिक्रीट करेगा, सलाइवा में आ जाएगा स्पोरोजॉइट जो आपके शरीर में अंदर एंटर कर जाएगा। सिंपल सा फंडा है। हमारे शरीर में स्पोरोजॉइट स्टेज आती है और गेमेटोसाइट हम मच्छर को देते हैं, मच्छर से हम स्पोरोजॉइट लेते हैं। स्पोरोजॉइट एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं हमारे अंदर। मॉस्किटो के अंदर उसकी गट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है गेमेटोसाइट्स के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिख गया है। चौथा देखते हैं, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल। बेटा ये भी गलत है, मैंने पहले ही बता दिया, आरबीसी और लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है। मैं आशा कर रहा हूं आंसर समझ में आ गया होगा। थर्ड आंसर इसका करेक्ट गया है। क्वेश्चन नंबर 165 डिस्कस कर रहे हैं हम पेपर में। नेक्स्ट, अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज एट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। यस, इक्विलिब्रियम पर है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है पॉपुलेशन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज। बेटा जी आपको इसका बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि एलील ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 0.1। एलील ए की फ्रीक्वेंसी 0.1 है ना। तो यदि ये फ्रीक्वेंसी है इस एलील की तो आप इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे पी हो गया आपके पास में 0.1, तो इसका क्यू क्या होगा, तो क्यू को बोल सकते हैं आप की होगा 0.9। और आपको पता है P + Q1 होता है। और जब P + Q का बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पर, P + Q का बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो आपके पास आता है p² + 2pq और प्लस q²। इसमें ये जो आप p² बताते हैं, ये बताते हैं कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, कैपिटल ए। इसकी बोलते हैं आप ये फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए। तो यही पूछा है आपको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, p²। तो p कर दो, हमारे पास में p कितना है 0.1, कर दो आप यहाँ पर p² कर दो यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1। 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, 4 आएगा। करके दिखा देता हूँ मैं, 1/10 इंटू 1/10 तो कितना आएगा 1/100। और 1/100 को यदि आप इस तरह लिखते हैं तो आपको लिखना होगा 0.01। यस, करेक्ट आंसर है बेटा जी, 4th आंसर करेक्ट है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 166, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन इन प्लेसेंटल मैमल्स। यस, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स दिखाए हुए हैं आपको एक तरफ में, और एक तरफ आप कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में, प्लेसेंटल मैमल्स के साथ में यदि आप कंपेयर कर रहे हैं। लीडिंग टू सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा जी आपको लिस्ट याद होगी कि एक तरफ आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स दिखाए हुए हैं कि ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स हैं, मार्सूपियल मोल है, कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। और एक तरफ आपको कंपेयर करना है किसको, प्लेसेंटल मैमल्स को। प्लेसेंटल मैमल्स हैं, और जब आप इन दोनों को अलग अलग दो ग्रुप्स को आपस में इस तरह से कंपेयर करते हैं कि उनमें लीडिंग टू सिमिलैरिटी, यदि उनमें सिमिलैरिटी मिल रही है कि इधर एक ऑर्गेनिज्म है इधर एक ऑर्गेनिज्म है, दोनों सिमिलर हैं, तो फिर इस तरह के स्पीशीज आप क्या बोलेंगे कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनसीईआरटी लिखा हुआ है बिल्कुल कि यदि आप दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशंस को कंपेयर करते हैं और उनमें ऐसे एनिमल्स हैं जो सिमिलरिटी शो करते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 166 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। वन 167 हेल्थ एंड डिजीज से एंटीबॉडी पर क्वेश्चन आ गया बेटा। कोलेस्ट्रम माँ का दूध, न्यूबॉर्न बेबी मदर्स मिल्क पर फीड करता है, येलोइश मिल्क होता है, ये रिच होता है IgA एंटीबॉडीज में। हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया क्योंकि रिच होता है IgA एंटीबॉडी में। अच्छा, इसी के साथ साथ IgG किससे आती है, प्लेसेंटा से आती है। ये हमारे अंदर भी बनेगी और ये तो प्लेसेंटा से आएगी। मैं कैसे याद रखता हूँ, PG ट्रिक याद रखता हूँ, प्लेसेंटा से आती है IG एंटीबॉडी। IgM क्या है, बोले सर ये पेंटामर फॉर्म में होती है, इंसान के अंदर बनने वाली सबसे पहली, खुद की बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडीज होती हैं। ये सभी एंटीबॉडीज ह्यूमन में बन जाती हैं, है ना।
बट बच्चा जब फीटल डेवलपमेंट दिखा रहा होता है, माँ के गर्भ के अंदर जब विकसित हो रहा होता है, तो माँ के द्वारा गर्भ के अंदर से आईजीजी भेजी जाती है प्लेसेंटा के आर पार, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो शुरुआती दिनों में जो हल्का गाढ़ा पीला द्रव, पीला दूध माँ से निकलता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बोला गया, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज पाई गई। ठीक है, आईजीडी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है, तो आंसर करेक्ट जा रहा है आईजीए। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। क्या दे रहा भाई? इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम इज यूज्ड फॉर द डिसरप्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वाइल सेलुलेज इज फॉर प्लांट सेल। करेक्ट है, याद होगा बैक्टीरियल सेल के लिए हम यूज करते हैं लाइसोजाइम और प्लांट सेल के लिए सेलुलेज। रीजन, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड टू डिसरप्टिंग ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अपने को कि भाई ये तो बैक्टीरिया के लिए होना चाहिए, ये प्लांट के लिए। जनरल स्टेटमेंट है और इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है ना कि आइसोलेशन करने के लिए हम डिफरेंट एंजाइम को यूज में लाते हैं, उनमें से ये एंजाइम तो दिया हुआ है। इसका मतलब इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नहीं, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन assertion। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसने दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ओवुलेशन इज कोज्ड बाय द एलएच सेल, बिल्कुल करेक्ट बात है। लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, बिल्कुल ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, ओवुलेशन होता है हम कह सकते हैं, और एलएच हार्मोन के एक्सपेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की देखें, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफर इनटू द कॉर्पस ल्यूटेम एंड सीक्रेट द लार्ज अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन। ये गलत कर दिया इसने। हाँ, एलएच जो इफेक्ट जो रप्चर होती है हम कह सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटेम बनाती है हम कह सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, बट वो लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो आंसर हो गया वो सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 170 डिस्कस कर रहे हैं हम। देखें, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, नेचुरल सिलेक्शन के टाइप बता रखे हैं आपको। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर सकता है? कैन लीड टू स्टेबिलाईजेशन, यस स्टेबिलाईजेशन कर सकता है, यस। ग्राफ दिया हुआ था आपको कि इस तरह से पीक, जो ये कैरेक्टर जो होता है मीन कैरेक्टर जो होता है वो अपना पीक अटेन करता है, तो स्टेबिलाईजेशन का एग्जाम्पल होता है। यस, इसमें हो सकता है स्टेबिलाईजेशन। क्या नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होती। क्या डायरेक्शनल चेंज हो सकता है? यस, डायरेक्शनल चेंज। आपको याद होगा कि नेचुरल सिलेक्शन कैन बी डायरेक्शनल, कि इसकी पीक जो है शिफ्ट हो गई एक तरफ, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को, एक सिंगल एक्सट्रीम कैरेक्टर को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। एक्सट्रीम कैरेक्टर, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर नेचर ने सेलेक्ट कर दिया। दिस इज, यस दिस इज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होता है बिल्कुल। डिसरप्शन, व्हाट इज डिसरप्शन? क्या डिसरप्शन भी हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन में? यस, डिसरप्शन हो सकता है। कैसे डिसरप्शन हो सकता है? कि जो दोनों कैरेक्टर्स थे एक्सट्रीम वाले, दो एक्सट्रीम कैरेक्टर, एक एक्सट्रीम कैरेक्टर ये और एक एक्सट्रीम कैरेक्टर ये, दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया गया नेचुरल सिलेक्शन में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसरप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन से क्या हो सकता है? क्या स्टेबलाइजेशन हो सकता है? यस। क्या डायरेक्शनल चेंज हो सकता है? यस। और क्या डिसरप्शन हो सकता है? यस। तो ए, सी एंड डी, तो ए, सी एंड डी को चूज कर लीजिए आप। ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 170 में। तो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं द मेथड ऑफ डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात की है। मतलब एक स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जा रहा है, तो हम उसको ICSI के नाम से जानते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is used as an effective sedative and painkiller for treating post surgery patients? ड्रग्स से क्वेश्चन आया हुआ है,
साइकेडेलिक ड्रग्स अलग, ये साइकोट्रोपिक ड्रग है। क्वेश्चन आया डिप्रेसेंट ड्रग से, पूछा गया कौन सा ऐसा ड्रग है जिससे नींद आ सकती है, सेडेटिव के तौर पर यूज किया जा सकता है और दर्द कम हो सकता है। देखो बेटा, मॉर्फिन जो कि एक ओपियोइड है, डिप्रेसेंट है। मॉर्फिन जो कि एक तरह का ओपियोइड है, डिप्रेसेंट है, ये दर्द कम करने के काम आता है, ये पेन किलर है और इसके साथ साथ सेडेटिव के तौर पर भी काम कर सकता है, क्योंकि डिप्रेसेंट्स सेडेटिव होते थे बेटा नेचर में। बारबिचुरेट्स भी होता था, अलग है, ओपियोइड में नहीं आता है, मगर एक तरह का मूड ऑल्टरिंग ड्रग है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स को मूड ऑल्टरिंग ड्रग कहते हैं बेटा, है ना। वो या तो स्टिमुलेंट हो सकते हैं या डिप्रेसेंट हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मॉर्फिन की, जो एक तरह का ओपियोइड है। अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दूं तो बनता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसी को मैं बाद में कह देता था हेरोइन या स्मैक, ब्राउन शुगर, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन को कहते हैं बेटा, है ना। तो अब हम तो बात कर रहे हैं कि सर पेन किलर के तौर पे इनमें से कौन इस्तेमाल हो सकता है। एंटीबायोटिक माइक्रोब्स को मारने के काम आएंगे, डील करने के काम आएंगे, बैक्टीरिया को खत्म करेंगे। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, HIV वगैरह जैसे डिसऑर्डर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के केस में वायरस के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स में काम आएगा। इंटरफेरॉन बेटा स्पेशल केमिकल होता था। अब इंटरफेरॉन में दो बातें, बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन सिक्रीट करते थे इम्यूनिटी के लिए, ताकि आसपास के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को सिग्नल मिल जाए और वो TIP ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन बना ले, ताकि वो वायरस जो घुसा है बॉडी में सेल को इन्फेक्ट करने, वो उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, उनके अंदर जाकर दोबारा डिवाइड होकर अपना अमाउंट नहीं बढ़ा पाएगा, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। तो इंटरफेरॉन एक केमिकल है जो एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए, केमिकल मैसेंजर है बिटवीन टू सेल्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग वायरस के कंट्रोल के लिए है बॉडी में। एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज के लिए यूज होगा, मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस में यूज होगा। मॉर्फिन एक ही ड्रग यहाँ बीच में लिखा हुआ है जो कि पेन किलर और सेडेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है क्या बेटा, ये थे चारों क्वेश्चंस जो हेल्थ एंड डिजीज से इस साल देखे गए। given below are two statements. Down syndrome is caused by the absence of one of the X chromosome, गलत है ये। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, ये भी गलत है। देखा जाए तो जहाँ पे लॉस होना चाहिए वहाँ गेन और जहाँ गेन होना चाहिए वहाँ पे लॉस, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें बच्चों तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो जो 173 है बच्चों उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 174। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, नोट द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। चेक करें, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल्स, यस फॉसिल्स, फॉसिल्स तो हम बोलते हैं कि भैया फॉसिल्स तो बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके पास। फॉसिल्स यदि मिल जाते हैं कहीं पर आपको तो फॉसिल्स तो बेस्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन के, बिल्कुल इवोल्यूशन के बेस्ट एविडेंसेस हैं। तो ये तो है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो है भैया। सेकंड ऑप्शन चेक करें, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने आपको याद होगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोड्यूस किए थे इवोल्यूशन के सपोर्ट में, यस एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन आपको ये भी बात याद होगी कि वॉन बेयर जो थे, वॉन बेयर ने ये पहले एक्चुअल में डिस्प्रूव कर चुके थे पहले ही। और वास्तव में हम बोलते हैं कि ये जो था ना एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, दिस वाज डिस्प्रूव्ड, यस डिस्प्रूव्ड कर दिया गया था किसके द्वारा, वॉन बेयर। तो फिर ये तो नहीं है, ये तो डिस्प्रूव्ड है भैया, ये तो नहीं है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को आप नहीं मानते, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिए गए। थर्ड को चेक कर लें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स, यस फोर लिम्स एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर है। और यदि यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है, दैट्स मीन दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी को यदि आप बोलते हैं तो होमोलॉजी, यस होमोलॉजी और एनालॉजी, तो ये तो दो मेन हम पढ़ते ही हैं, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि होमोलॉजी वाला, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि एनालॉजी वाला, यस दिस इज एनालॉजी। तो ये दोनों तो फिर से वही बात है, ये तो होते हैं, दीज आर द एविडेंसेस। तो ये भी अच्छा एविडेंस है, ये भी अच्छा एविडेंस है। कौन एविडेंस नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा दैट इज सेकंड ऑप्शन। पूछा इसने नॉट एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो फिर आप सेकंड को आंसर करेंगे बेटा, है ना।
आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है और यहाँ चेक करते हैं कि असर्शन रीजन दिया हुआ है, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बच्चों हम लोगों ने दो तरह के ग्रोथ मॉडल पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो इस तरीके के ग्रोथ मॉडल पढ़े हैं। एक जो यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल है, वो इस तरीके से जे शेप ग्रोथ कर्व बना रहा है, लेकिन जो ग्रोथ मॉडल यहाँ पर लॉजिस्टिक था, रियलिस्टिक था, जिसको वरहल्सपर्ल ने दिया था, वो ग्रोथ मॉडल एस शेप या सिग्मॉइड था, जो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रो कर रहा था। राइट है। तो अगर इसमें देखा जाए कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये रियलिस्टिक है। तो ये रियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि वास्तव में हर हैबिटेट की अपने फिक्स्ड क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। फिक्स्ड रिसोर्सेज पे फिक्स्ड पॉपुलेशन साइज ही ग्रो कर सकता है। राइट। तो यहाँ पे दिया गया था कि भाई ये जो है मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कंसिडर किया गया। क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट। ये भी सही है, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ये एक्सेस नहीं है। बात समझ आ रही है बच्चों? ये एक्सेस नहीं है, फिक्स्ड हैं। हमेशा हर हैबिटेट की अपनी रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड हैं, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पर लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, क्या गलत है? तो करेक्ट रीज़न भी तो हो गया कि भाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। वाई? बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ भी यही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या गया बच्चों? 4। फिर से वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। राइट। ये भी सिंपल साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176 गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, चेक करना है आपको यहाँ पर। स्टेटमेंट 1, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया, भैया ऑस्ट्रेलिया नहीं, दे अरोज इन अफ्रीका। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट हो गया है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखें, होमोसेपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। होमोसेपियंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है कि एनसीईआरटी ने एक वर्ड और लिखा हुआ है होमोसेपियंस के आगे, एंड दैट इज मॉडर्न होमोसेपियंस। यदि तो ये मॉडर्न होमोसेपियन लिखता तो फिर हम बोलते कि हाँ मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है आइस एज में ये अरोज हुए। इस पे भी डिस्कशन चला है काफी देर। डिस्कशन होने के बाद में हमारी टीम जो है उस नतीजे पहुंची है कि हमने ये बोला है कि होमोसेपियंस, मॉडर्न यदि लिखते तो फिर तो आप बहुत अच्छा लिखते कि मॉडर्न लिखते तो फिर एनसीईआरटी से करेक्ट स्टेटमेंट आता ही है ना। फिलहाल के अकॉर्डिंगली होमोसेपियंस। अब कॉन्सेप्चुअली इसको देखा जाए, कॉन्सेप्चुअली तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि होमोसेपियंस में सबसे पहले निएंडरथल अराइज हुए, निएंडरथल। और निएंडरथल के लिए एनसीईआरटी का डेटा दिया हुआ है कि निएंडरथल जो है वो 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो अराइज हुए। तो होमोसेपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। तो अभी हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंगली कि निएंडरथल है, वैसे तो कॉन्सेप्चुअली तो निएंडरथल है ना। अब एग्जामिनर की मेंटलिटी क्या रही है, एग्जामिनर ने क्या इसको सोचा है, उन्होंने यहाँ पर इसको इंटरचेंज करना चाहा है कि मॉडर्न नहीं लिखा है, यहाँ पर मॉडर्न वर्ड नहीं दिया है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी हम इसको जो है इनकरेक्ट मान रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। मॉडर्न होमोसेपियन के लिए हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, है ना। होमोसेपियंस के लिए अभी के लिए स्टेटमेंट जो है हम इसको इनकरेक्ट मान रहे हैं। फिर से वही बात है, एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर, एम्बिग्यूटी है तो हमें ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा कि ऑफिशियल आंसर की इसमें क्या सजेस्ट कर रही है ना। अभी हम दोनों स्टेटमेंट्स को इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है, कंफर्म इनकरेक्ट है ये तो आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ पर अफ्रीका है ना। होमोसेपियन वाले में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। हम डिस्कशन के बाद यहाँ पहुँचे हैं कि इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हमने ये दिया है आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको आराम से हो गया होगा, अगर नहीं थोड़ा सा ध्यान गया, थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए देखते हैं।
कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स। एक मान लिया गया कि स्टार्टिंग में जो है 10 मिलियन सेल्स हैं एक पॉपुलेशन में। गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट आपको दिया गया 0.002 पर यूनिट टाइम एंड द पर कैपिटा डेथ रेट 0.002 per unit time. So the expected number of cells after 10 generation is 10 जनरेशन बाद होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आप इधर देखिए, जो अपने पास बच्चों बर्थ रेट आई है, जो अपने पास बर्थ रेट आई है, कितनी बर्थ रेट दी है? पर कैपिटा बर्थ कितनी आ रही देखो 0.002 है। और डेथ रेट कितनी आई है? अगर डेथ रेट को भी चेक कर लिया जाए तो डेथ रेट कितनी आ गई 0.002। भाई जितनी बर्थ रेट है उतनी ही डेथ रेट है ना, माइनस करोगे क्या आएगा? 0। यानी जो रेट आ रहा है, रेट क्या आ रहा है? 0। ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना ही पॉपुलेशन कम होगी, वो स्टेबल रहेगी बच्चों। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन ये भी अपने आप में था। अगर बच्चों ने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया होगा तो नहीं कर पाए होंगे, और अगर रिलैक्स होकर बच्चों क्वेश्चन पढ़ा होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन गया होगा ये। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टार्टिंग में 10 मिलियन थे, अभी भी क्या होंगे? 10 मिलियन ही रहेंगे, क्योंकि बर्थ रेट या डेथ रेट दोनों बराबर है, तो कोई ग्रोथ रेट नहीं है। राइट, जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। आते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट्स बच्चों करेक्ट हैं? चलिए देखते हैं। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, वो कभी साइक्लिक नहीं होती। ठीक, डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग अगर हर स्टेप पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी तो एनर्जी पिरामिड कभी भी बच्चों इन्वर्टेड नहीं बनता। ठीक, स्ट्रेट बिल्कुल सही है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फॉलोज द 1% लॉ, ये रॉन्ग है। यहाँ क्या आना चाहिए था? 10%। ठीक, जैसा आपने देखा था, मान लीजिए मैंने कहा T1 लेवल है, T2 लेवल है, T3 लेवल है, T4 लेवल है, ऐसे है। तो T1 पे मान लीजिए मैं कहती हूँ 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है। ठीक है, तो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी में 10% ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 10% अगर इसका निकालोगे ये आ जाएगा 1000 किलो कैलोरी। फिर 10% जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 10% ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग अब कितना हो गया? ये 100 हो गया किलो कैलोरी। ठीक है, और 10% यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 10% अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है कितना हो जाएगा? 10 किलो कैलोरी। इसका मतलब देखो ना, ये एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होगा बच्चों? स्ट्रेट, हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि 10% का कंसेप्ट लगता है बच्चों। लाइनमैन का 10% लॉ यहाँ एप्लीकेबल है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट 1% रॉन्ग है। यू हैव टू राइट हियर 10%। तो करेक्ट आंसर देखो A and B, तो A and B ओनली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन से पूछ रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ। भाई सीएनएस से जो न्यूरॉन्स आते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, वो निकालते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, और उसी एसिटाइल कोलिन की वजह से मसल में इम्पल्स ट्रांसमिट होगा और फिर कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर इज 4 एसिटाइल कोलिन। Which of the following enzymes synthesize precursor mRNA? hnRNA। याद होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से हमने याद किया था, तो जो RNA पॉलीमरेज सेकंड था वो ये काम करेगा बच्चों, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है।